एक महिला अपने घर में मधुर आवाज में कुछ गाने के बोल गुनगुनाए जा रही थी। तभी उसका पति वहां आ जाता है और उसे वो बोल, वो गाने की बोल चुभने लगती है। वो अपने पत्नी को मना करता है कि वो गाना बंद कर दे। उसके कानों में उसकी आवाज चुभ रही है, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी गुनगुनाए जा रही थी। लेकिन तभी उसके पति को गुस्सा आता है और फिर मना करता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। बस खुश होकर के गाने के कुछ लाइनें गुनगुनाई जा रही थी। तभी पति कमरे में जाता है और अलमारी से रिवॉल्वर निकाल कर लाता है। और जैसे ही पत्नी अपने पति को इस भेष में देखती है कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है, वह डर जाती है, कांपने लगती है और पति को गुस्से में देखकर उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मान जाइए, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तभी उसका पति रौद्र रूप धारण करता है और फिर अपने पति पत्नी के कनपटी के पास गोली मार देता है और वहीं मौके पर वो बेहोश हो जाती है। और फिर एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज़ आती है और देखते ही देखते 3 लाशें बिछ जाती हैं। एक के बाद एक लाशें बिछ जाती हैं। अब आसपास के लोग गोलियों की आवाज़ सुनकर जैसे ही उस महिला के घर दौड़कर जाते हैं, सामने देखते हैं कि एक व्यक्ति पिस्टल लेकर खड़ा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लाशों को इलाज के लिए, यानी कि वो जीवित थे या मर गए थे, अभी भी यह क्लियर नहीं था, उन घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भी लेकर जाए। तभी आरोपी खुद पुलिस को फोन करता है और कहता है जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, वरना मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। मैंने 3 से 4 कत्ल कर दिए हैं। साथियों, मौका वारदात पर पुलिस जब पहुंचती है तो जो सामने दृश्य दिख रहा था उसे देखकर पुलिस वालों के भी रूह कांप जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जगह लगती है गंगोह। गंगोह के पास एक गांव लगता है सांगठेड़ा गांव। सांगठेड़ा गांव में तकरीबन 2 बज रहे थे। 22 तारीख का दिन। अचानक से गोली चलने की आवाज आती है एक भाजपा नेता के घर से। बगल में मौजूद उसके पड़ोसी चाची जब गोलियों की आवाज सुनती है तो दौड़कर दरवाजे के पास जाती हैं, दरवाजा खुलवाती हैं। तो अपराधी दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, सामने लाशों का अंबार लगा हुआ था। उसे देखकर लोग डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उन घायलों को, उन व्यक्तियों को देख सके कि वो मर गए हैं कि अभी जिंदा हैं। अब लोग जैसे ही उसे अस्पताल ले जाने की बात करते, जो अपराधी था उसका नाम योगेश रहता है। योगेश कई बार भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा का नेता भी था। कई बार पार्टियां बदलता रहा, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। अब इधर वो खुद पुलिस वालों को फोन करता है और कहता है कि साहब जल्द से जल्द यहाँ आइए, मैंने अपने पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला है। जल्द से जल्द अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। अब यह देखकर सामने उसकी चाची और पड़ोसी मौजूद थे। उनकी रूह कांप गई। उन्हें डर था कि कहीं वो अपराधी उन्हें भी न मार दे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगती है और फिर गंगोह के पास की पुलिस पहुंचती है और उस दृश्य को देखकर पुलिस वालों के भी रूह कांप जाते हैं। अब इधर उसकी पत्नी बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसे लेकर पुलिस मेडिकल कॉलेज जाती है। वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। वहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस जब 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखती है तो उनकी मौत हो चुकी थी। और इधर पुलिस वाले उस आरोपी को गिरफ्तार करते हैं, थाने ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। जो कत्ल की वजह थी उसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक ऐसी वजह के लिए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मार डालेगा जिसका कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। साल 2008। योगेश के परिवार में 5 सदस्य
रात को खाना खाते हैं, लेकिन खाने में कुछ विषैला पदार्थ था जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। एक ही परिवार के पांचों लोगों की मौत हो जाती है। अब इधर जब योगेश की आंखें खुलती है तो वह जाकर देखता है कि उसके परिवार के 5 सदस्य मर चुके हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वह उन्हें श्मशान घाट ले जाकर लोगों के साथ मिलकर उनकी चिताओं को आग लगा देता है। इधर कुछ लोगों को संदेह था कि कहीं इनके परिवार की 5 सदस्यों की जो मौत हुई है, कहीं इसका कारण योगेश तो नहीं है, कहीं योगेश ने जहर देकर तो नहीं मार डाला। अब फौरन लोग पुलिस को फोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और फिर वहां से उसके घर से पुलिस को पता चलता है कि वह तो 5 को लेकर श्मशान घाट गया हुआ है। कुछ लोग भी उसके साथ गए हुए हैं। पुलिस श्मशान घाट पहुंचती है तो देखती है कि 5 चिताएं जल रही थी। अब इधर पुलिस चिता को शांत कर बॉडी को ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग पथराव करने लगते हैं। इधर पुलिस चली जाती है, तब तक लाश भी जल चुकी थी। अब पुलिस केस दर्ज करती है, जांच पड़ताल करती है और मामला कोर्ट में चलने लगता है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर, कमी के आधार पर योगेश को रिहा तो कर दिया था, लेकिन केस अभी भी चल रहा था। कोर्ट में मामला पेंडिंग में था। साल 2012 में उसकी पहली पत्नी की भी किसी कारणवश मौत हो जाती है। अब इधर योगेश अकेला पड़ जाता है परिवार में। योगेश अब कई पार्टियां ज्वाइन करता है, कभी भाजपा तो कभी सपा, तो कई पार्टियां ज्वाइन करता है और उसके बाद वह नेतागिरी करने लगता है। अब इधर साल 2012 में उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है, तो फिर साल 2013 में वो नेहा के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद नेहा के साथ वो बेहद खुश था। अब धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चे होते हैं। एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा रहता है और दूसरा देवांश, और एक तीसरा सबसे छोटा बेटा जिसका नाम शिवांश रहता है। अब इधर तीनों के साथ वो जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, अपनी नेतागिरी को चमकाए हुए था। लेकिन फिर एक दिन उसमें उसके दिमाग में न जाने क्या चलने लगता है, कुछ फितूर चलने लगता है। धीरे धीरे साल 2025 आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार बेहद खुश था। अब उसकी जो पत्नी थी वो कभी मायके वालों से बातें करती तो कभी किसी दोस्त से बातें करती। इधर जब तीसरा बेटा शिवांश पैदा होता है, कुछ महीने गुजरते हैं तो फिर उसे लगता है कि जो शिवांश का चेहरा है वह न उसकी माँ से मेल खा रहा है, न उससे मिल रहा है। अब उसे अपने पत्नी के कैरेक्टर पर शक होने लगता है। वह पत्नी से बार बार कहता था कि यह बेटा मेरा नहीं है, मुझे शक है कि यह किसी और का बेटा है, तुम किसी और से बातें करती हो, तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशन भी है। अब इधर पत्नी बार बार मना करती, लेकिन योगेश के दिमाग में फितूर चल रहा था, शक पैदा हो चुका था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब बेटा उसका है या भी नहीं। अब वो शिवांश को बहुत कम प्यार करता था, बाकी दोनों बेटी और बेटों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। इधर एक दिन फिर पत्नी से विवाद शुरू हो जाता है। विवाद शुरू होता है तो वह कहता है कि मैं इस लड़के शिवांश की डीएनए जांच कराऊंगा, मैं ये देखना चाहता हूं कि यह बेटा मेरा है या नहीं। अब इधर मामला जो था पति पत्नी के बीच, नेहा और योगेश के बीच, अब तूल पकड़ चुका था। दोनों के बीच आए दिन हूटू होने लगी थी, झगड़े होने लगे थे। साल 2025 आ जाता है। तकरीबन 2 महीने से दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी योगेश डीएनए टेस्ट की मांग करता तो कभी उसकी पत्नी उसे झूठा साबित करती। अब दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। जब भी वो फोन पर बातें करती थी तो योगेश को चिढ़न होती थी, चाहे वो अपने भाई से बात करे या बहन से बात करे। अब इधर तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे। जो बड़ी थी वो बेटी थी श्रद्धा, 8 साल की, और दूसरा बेटा देवास 7 साल का, और छोटा बेटा शिवांश, जिसको लेकर उसके मन में अनेकों सवाल थे कि वो उसका है भी या नहीं। वो मात्र 4 साल का था। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिंदगी गुसर बसर अच्छे से चल रही थी। लेकिन तभी एक दिन, यानी कि आज से 2 दिन पहले, ठीक 2 बज रहे थे, उसकी पत्नी घर में किसी गाने के बोल को गुनगुना रही थी मधुर आवाज में। बच्चे भी कमरे में सो रहे थे।
तभी योगेश उठकर जाता है और कहता है कि तुम ये गाना बंद कर दो, मुझे तुम्हारे गाने चुभ रहे हैं, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर चिढ़न हो रही है, ये मैं जो तुम गा रही हो ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन पत्नी गुनगुनाए जा रही थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर से योगेश अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इस गाने को बंद कर दो। लेकिन वो अपने मधुर आवाज में उस गाने को गुनगुनाए जा रही थी। उसे वो गाना बेहद पसंद था। श्याम की दीवानी, कुछ इस तरह की बोल थी और वो गाए जा रही थी। लेकिन तभी योगेश को गुस्सा आता है और फिर वह कमरे में जाता है। कमरे में जाकर अलमारी से अपने रिवॉल्वर निकालता है। साथियों, रिवॉल्वर निकालता है और रिवॉल्वर लेकर जब वह पत्नी के सामने आता है तो उसका रौद्र रूप देखकर उसकी पत्नी के रूह कांप जाते हैं। वो दौड़कर अपने पति के पैरों में गिर जाती है, पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो सिर्फ गाना ही गा रही थी। लेकिन तभी उसका पति आव देखता है न ताव देखता है और न अपनी पत्नी की बातों को सुनता है। फौरन ही पिस्टल, रिवॉल्वर जो भी थी उसे अपलोड करता है और तुरंत अपनी पत्नी के कनपटी के पास गोली मार देता है और वहां उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। तभी श्रद्धा दौड़कर जाती है और कहती है, पापा माफ कर दो, हम सबको छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, मत मारो, जाने दो, मम्मी से गलती हो गई होगी। लेकिन एक दरिंदा पिता फिर से अपनी बेटी श्रद्धा को गोली मार देता है और श्रद्धा भी जमीन पर गिर जाती है, छटपटाने लगती है। और इधर देवास देखता है कि उसके दीदी को उसके पिता ने गोली मार दी है, उसकी माँ को भी गोली मार दी है। और फिर शिवांश भी उठ जाता है। दोनों जब देखते हैं कि उसका पिता एक के बाद एक गोलियां चला रहा है तो वह डर जाते हैं। वह भागकर दूसरे कमरे की तरफ दोनों जा ही रहे थे क्योंकि योगेश दौड़कर जाता है और देवास को भी गोली मार देता है और फिर शिवांश को भी गोली मार देता है। और वहां पर तीनों बच्चे अभी छटपटा रहे थे, उनकी अभी जिसमें जान बाकी थी। और इधर पत्नी बेहोश थी, किसी को कुछ पता नहीं था। बाहर कुछ लोगों को, उसकी चाची और पड़ोसियों को, बगल वाले कमरे में रह रहे लोगों को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। एक के बाद एक कई गोलियां चलती हैं। अब वो डर जाते हैं कि आखिर उनके मोहल्ले में ऐसा क्या हो गया। बाहर निकलकर देखते हैं तो कहीं कुछ पता नहीं था। तभी उनके कमरे में कुछ आवाज़ें, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब वो दौड़कर योगेश के कमरे की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो योगेश दरवाज़ा खोलता है। और जब उसकी चाची और पड़ोसी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी खून से लथपथ थी, बच्चे खून से लथपथ थे, छटपटा रहे थे। और इधर अब लोग उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन तभी योगेश उन्हें धमकी देता है और डरा देता है। अब वह डर जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरिंदे पिता योगेश के सामने वो उस बच्चों को, उसकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जा सके। अब वो कुछ समझ पाते तभी योगेश अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने अपने पत्नी समेत बच्चों को गोली मार दी है, अगर जल्द से जल्द नहीं आए तो मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। अब इधर आधे घंटे के अंदर यूपी सहारनपुर की पुलिस मौका वारदात पर एक के बाद एक गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और अंदर जाकर जब पुलिस देखती है तो सन्न रह जाती है। चारों तरफ खून भी फैला हुआ था, पत्नी बेहोश थी, तीनों बच्चे मर चुके थे, काफी देर हो चुकी थी। और इधर पुलिस बच्चों को हॉस्पिटल भेजती है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और पत्नी की सांसें चल रही थी। फौरन डॉक्टर उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसकी पत्नी नेहा को चंडीगढ़ बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इधर अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। अब पुलिस फौरन ही योगेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर थाने लेकर जाती है और उसके रिवॉल्वर को जब्त कर लिया जाता है। साथियों, साल 2013 में खुद की सुरक्षा के लिए उसने रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर ली थी, लेकिन उस रिवॉल्वर में जो गोलियां थी उस पर उसने अपने परिवार वालों का, अपने 3 मासूम बच्चे और अपनी पत्नी का नाम लिख रखा था। और फिर उसी रिवॉल्वर से गुस्से में आकर
उसने अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। अब पुलिस जब उससे पूछती है तो वो कहता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी के साथ अवैध संबंध था। उसे शक था कि उसका छोटा बच्चा उसका नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला। अब इधर पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पूरा मोहल्ला, पूरा जिला नहीं, प्रदेश ही नहीं, इस घटना को सुनकर पूरे देश के लोग भी हैरान हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक पिता इतनी भयानक हरकत कैसे कर सकता है, ऐसी दरिंदगी पर कैसे उतर सकता है। मामला ये नहीं है, बात ये नहीं है कि वह भाजपा का नेता था या नहीं, वह ऐसी अमानवीय भूल कैसे कर सकता है। गोली चलाते वक्त उसकी रूह तक नहीं कांपी, उन मासूम बच्चों को मारते वक्त योगेश की रूह तक नहीं कांपी। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।